देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर उस डिराइवेशन को देखा था। तो आज हम इस डिराइवेशन को देखेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर रिंग। ठीक है, इजी डिराइवेशन है, तो आप लोग एक बार देख लो, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो चाहिए होंगे चीज़ें, दैट इज इंटीग्रेशन, तो इसको भी मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो आइडिया ये है कि सपोज एक रिंग है, दैट इज दिस वन। ओके, तो इस तरह से एक रिंग है, ये एक सर्कुलर रिंग है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से रखा, ये सर्कुलर रिंग है। तो इस रिंग का एक एक्सिस होंगे, सो दिस इज द एक्सिस। ओके, तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला, हमें डिराइव क्या करना है कि यहाँ पे इस रिंग में चार्जेस है। ओके, और ये सब चार्जेस कॉन्टिन्यूसली है, यानी हम बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में एक कॉन्सेप्ट आएंगे, दैट इज चार्ज डेंसिटी। उसको अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले जो डिराइवेशन है, आइडिया है, उसको समझ लेते हैं। इन चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने दिया, मतलब जो फॉर्मूला है वो फाइंड आउट करने दिया। ठीक है, तो आइडिया यह है कि जो डेंसिटी की कॉन्सेप्ट है, हमें मालूम है, सपोज हमने लिखा डेंसिटी, तो डेंसिटी का मीनिंग क्या है, मास कितना है, कितना वॉल्यूम में, सो दिस इज द डेंसिटी। अगर मैंने लिखा कितना वॉल्यूम में कितना चार्ज है, तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, डेंसिटी कह सकते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी मतलब कितना वॉल्यूम में कितना है। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे, डिफरेंशिएट करने के लिए इसको बोलेंगे हम लोग मास डेंसिटी, इसको बोलेंगे चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो अगर एक लाइन यानी लेंथ, तो ये क्या है, लेंथ है, तो इस वायर में लेंथ में कितना चार्ज है वो पूछा। लेट्स से कितना लेंथ में कितना चार्ज है, तो उसके लिए हम लिखेंगे, ये भी होंगे चार्ज डेंसिटी। ओके, इसको भी हम बोलेंगे चार्ज डेंसिटी, लेकिन इसको हम बोलेंगे एक स्पेशली कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, क्योंकि लाइन यानी लेंथ में चार्ज है, तो कितना लेंथ में चार्ज है कितना, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसका सिंबल क्या है, लैम्डा, एंड दिस कैन बी रिटन एज चार्ज की वैल्यू को हम लोग क्यू लिख सकते हैं और लेंथ को एल लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे इस केस में हमें क्या मिला, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा मिला। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा कि इन चार्जेस की वजह से यहाँ पे भी चार्जेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी होंगे, पूरा का पूरा वायर में कॉन्टिन्यूसली चार्जेस है। तो इन चार्जेस की वजह से इस पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, उसको निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए। दैट फॉर्मूला इज गिवन एज, आइडिया जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, दैट इज एक चार्ज है, लेट्स से क्यू चार्ज है, तो उस चार्ज से थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे हमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। उसकी वैल्यू कितना है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के मतलब क्या है, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये जानते हो आप। इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, दैट इज 10⁹। तो अभी देखो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। तो यहाँ पे भी जो चार्जेस है उनकी वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। तो क्या हम इस केस के लिए इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यह फॉर्मूला हम लोग तब यूज कर सकते हैं जब यहाँ पे ये जो चार्ज है ये पॉइंट चार्ज है, यानी स्मॉल चार्ज होंगे। ठीक है, तो फॉर स्मॉल चार्ज हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्मॉल चार्ज है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्जेस। तो हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्टली इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। फॉर दैट हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल चार्ज इमेजिन करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया एक छोटा सा चार्ज है, दैट इज डी क्यू। ओके, स्मॉल चार्ज इज डिनोटेड एज डी क्यू। तो ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम बोल सकते हैं डी एल। तो बेसिकली हम कह सकते हैं डी एल लेंथ में कितना चार्ज है, डी क्यू स्मॉल चार्ज है। ओके, तो अभी देखो डी एल लेंथ में कितना चार्ज है, डी क्यू चार्ज है। तो चार्ज डेंसिटी कैन बी रिटन एज डी क्यू बाई डी एल। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल, इस तरह से लिख सकते हो। ओके, तो हमें ये मिला। अभी देखो इस डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेंगे, हमें लेट्स से दिस डिस्टेंस इज आर। तो इस डी क्यू की वजह से हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसकी डायरेक्शन होंगे ये। ओके, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे हमने स्मॉल चार्ज लिया डी क्यू। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड उसको हम कहेंगे डी ई। अभी इस डी की वैल्यू कितना होंगे, डी ई कैन बी रिटन एज के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अगर क्यू चार्ज होता तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, डी क्यू है बिकॉज ऑफ दैट के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हमने यहाँ पे यूज किया। कैसे किया, यहाँ पे एक स्मॉल चार्ज डी क्यू कंसीडर किया। इजी है। अभी देखो यहाँ पे जिस तरह से हमने डी क्यू लिया, यहाँ पे भी हम लोग डी क्यू ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे भी हमने डी क्यू लिया, तो इस डी क्यू की वजह से भी इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। कितना मिलेंगे, डी ई मिलेंगे, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी डायरेक्शन होंगे ये, और इसकी फॉर्मूला भी सेम होंगे। ओके,
तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट्स लेंगे। तो कंपोनेंट्स का मीनिंग क्या है, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग नोट करके रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, इसको भी लिख के रखते हैं, यहाँ पे डी क्यू इज इक्वल टू क्या मिला, लैम्डा डी एल मिला, ठीक है। इसको हम लोग यूज़ करेंगे और फिर जो डी ई फार्मूला है, डी ई फार्मूला जो है उसको हम लिख सकते हैं के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जो डी क्यू है उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, सो वी कैन राइट के डी क्यू मतलब लैम्डा डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे डी ई का वैल्यू इतना सा मिला, यहाँ तक क्लियर है। अभी हम लोग फैक्टर के कंपोनेंट पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी का है एक फैक्टर है, तो उसका कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट्स होंगे। लेट्स कंसीडर एक इस तरह से एक फैक्टर है ए फैक्टर, ठीक है। तो इस ए फैक्टर की दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ये होंगे, ठीक है। तो अगर ये थीटा होंगे तो इसको हम बोलेंगे ए कॉस थीटा यानी कॉस कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि ये जो थीटा है इसमें लगा है। तो याद रखने की टेक्निक क्या है, जहाँ पे थीटा अटैच होंगे तो उसी को हम लोग कॉस कंपोनेंट बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे ए साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली ये जो डी ई है, डी ई का भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होंगे ये, अनदर इज दिस वन। अगर मैंने इसको थीटा कंसीडर किया सो ये भी थीटा होंगे क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, तो यहाँ पे इस लाइन में थीटा टच है, इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे डी ई कॉस थीटा, ठीक है। फिर इसको हम बोलेंगे डी ई साइन थीटा। क्लियर है? अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में अगर ये थीटा होंगे तो ये भी थीटा होंगे, है कि नहीं। ये दोनों थीटा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आर सेम है ना, और ये भी सेम है। और एक चीज़ देखो, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट तक डिस्टेंस, उसको हमने लेट से एक्स कह दिया। ओके, क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो डी है इसका भी कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट। तो एक होंगे ये कंपोनेंट, अनदर इज दिस वन। ओके, तो इस कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, डी ई कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि ये जो थीटा है इसमें अटैच है। और इसको हम बोलेंगे डी ई साइन थीटा। क्लियर है? अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो डी ई साइन थीटा है ये दोनों एक दूसरे से सेम है ना, इक्वल है, और दोनों साथ में ऑपोजिट भी है। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट फैक्टर्स कैंसिल्स इच अदर। तो यहाँ पे क्या रह गया, पिक्चर में रह गए ये दोनों, ठीक है, डी कॉस थीटा। अभी देखो यहाँ पे दो डी क्यू लिया, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे हमें क्या मिला, दो डी कॉस थीटा मिला। अगर यहाँ पे लेट्स से 100 डी क्यू है, पूरा का पूरा रिंग में 100 डी क्यू है, तो उस केस में क्या होंगे, यहाँ पे हम लोगों को 100 डी कॉस थीटा मिलेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट कितना होंगे, 100 इंटू डी कॉस थीटा। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कितना डी क्यू है वो हमें नहीं मालूम। सो बिकॉज ऑफ दैट हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन की मदद लेना होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या करके देंगे हमें, यहाँ पे जितना भी डी कॉस थीटा मिलेंगे उन सबको सम अप कर देंगे, यानी इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन की मीनिंग क्या है, सम अप करना, ऐड करना। ओके, तो अभी देखो हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। कहाँ पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन की मदद लेंगे। किसको इंटीग्रेट करेंगे, वहाँ पे जो हमें डी ई कॉस थीटा मिला उसको इंटीग्रेट करेंगे, तब हमें क्या मिलेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे मिलेंगे। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो डी है, डी के वैल्यू को यहाँ पे बिठाएंगे, दैट इज डी मतलब के लैम्डा डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, नहीं है, क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे देखो अगर ये थीटा होंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं रेडियस, इसको ए कह दिया। ओके, इस सर्कल की रेडियस, यहाँ से यहाँ तक इसको हम बोलेंगे बेस एंड दिस विल बी द हाइपोटेन्यूज। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी एक्स डिवाइडेड बाय आर लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अभी नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो कांस्टेंट है, के इज द कांस्टेंट, लैम्डा इज कांस्टेंट, एक्स इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो एक्स कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक एक्स है, अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लाऊंगा तो उस केस में एक्स डिक्रीज होंगे, है ना। अगर पॉइंट को दूर लेके जाऊंगा एक्स विल इंक्रीज, लेकिन हमने इस पॉइंट को यहाँ पे फिक्स रखा तो एक्स भी फिक्स होंगे, यानी एक्स कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो एक्स को लैम्डा को के को बाहर लेके, और जो लैम्डा है दैट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ऊपर होंगे डी एल, फिर नीचे होंगे आर क्यूब। तो अभी आर क्यूब मतलब कितना है उसको भी साथ में देख लेते हैं। ओके, तो आर क्यूब का मीनिंग ऐसा हम लिख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो ये आर है हाइपोटेनस, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो अगर हमें आर चाहिए, यहाँ से आर चाहिए, तो हम लोग लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1/2 इस तरह से लिख सकते हो। बेसिकली रूट लगा दो, तो रूट मतलब 1/2 जानते हो।
तो हमें क्या चाहिए, आर क्यूब चाहिए। तो आर क्यूब के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर क्यूब यानी आर स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर मतलब लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटू, इसको मिटा दूँ, ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो बेसिकली हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस 1/2, तो 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2 होंगे। ओके, तो इसको ऐड कर दो, इट विल बिकम 3/2। सो फ्रॉम हियर वी कैन से आर क्यूब इज इक्वल टू दिस मच। ओके, तो यहाँ पे जो आर क्यूब मिला उसको हम रिप्लेस करेंगे विथ, यहाँ पे dl है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ओके, तो यहाँ तक देखो क्लियर है कि नहीं, इजी है। तो आर क्यूब की वैल्यू हमने ये लिखा, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो, ठीक है। तो यहाँ पे ये था, यहाँ पे डी क्यू लिया था हमने, फिर ये एक लाइन है इस तरह से। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो ए है, ए इज द रेडियस, रेडियस इज ऑलवेज कांस्टेंट, एक्स इज कांस्टेंट है ना, तो ये टर्म पूरा का पूरा बाहर आ जाएंगे। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट के लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3/2, फिर इंटीग्रेशन dl। तो अभी dl को इंटीग्रेट करने पर हमें क्या मिलेंगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ dl विल गिव द सर्कम्फरेंस ऑफ दिस रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये dl है, फिर इंटीग्रेशन मतलब ये पूरा का पूरा जो रिंग है इसका लेंथ यानी सर्कम्फरेंस मिलेंगे हमें। तो अभी सर्कल है ये, तो सर्कल के सर्कम्फरेंस की फॉर्मूला क्या है, 2 पाई इंटू रेडियस। तो रेडियस यहाँ पे कितना लिया, a लिया, तो हम लोग सर्कम्फरेंस 2 पाई a, यानी पूरा का पूरा जो ये रिंग है इसका लेंथ हम लोग 2 पाई रेडियस a लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ से वी कैन राइट के लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3/2, फिर इंटीग्रेशन की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 पाई a। ओके, सो ये मिला फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ तक करके रखो, आराम से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो हमें क्या मिला, ये ई की जो वैल्यू है। ओके, इसको मैं मिटा के यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, आप लोग नोट करते जाओ, ठीक है। तो हमें क्या मिला, जो ई की वैल्यू है, फॉर्मूला है दैट इज के लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, फिर यहाँ पे 2 पाई ए मिला हमें। ओके, सो ये फॉर्मूला है, फाइनल फॉर्मूला। ओके, क्लियर है। तो अभी देखो यहाँ पे अगर इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बहुत दूर लेके गया, उस केस में क्या होंगे, एक्स विल इंक्रीज, लेकिन ए जितना था उतना ही रहेंगे। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं एक्स विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। तो उस केस में एक्स की वैल्यू लिख सकते हो, मतलब जो होंगे एज पर क्वेश्चन, और ए को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली फ्रॉम हियर वी कैन राइट, अगर एक्स वेरी वेरी ग्रेटर देन ए होंगे तो उस केस में हम ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी ए को हम लोग 0 लिख सकते हैं। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट के लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय ए मतलब 0 होंगे, तो एक्स स्क्वायर है ना, और साथ में क्या है 3/2 है। ओके, तो अभी 2 कैंसिल आउट होंगे, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट के लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो ई का वैल्यू इतना आएंगे कब, जब एक्स वेरी वेरी ग्रेटर देन ए होंगे, मतलब पॉइंट यहाँ पे था पहले, तो मतलब बहुत दूर पे होंगे। ओके, तो ये था डेरिवेशन, इजी है। तो बेसिकली हमें क्या मिला, इन चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू कितना मिला, इतना सा कह सकते हो, ये फॉर्मूला है, इजी है। तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। वो था केस इस तरह की कि सपोज एक रिंग है सेमी सर्कुलर, यहाँ पे चार्जेस है, ठीक है, इस तरह से चार्जेस है, और इन चार्जेस की वजह से ये जो सेंट्रल पॉइंट है यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ओके, तो इसकी जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को भी लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इसकी फॉर्मूला मिलेंगे 2k लैम्डा बाय ए। ओके, अगर ये रेडियस को हमने ए लिया तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये JEE के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी, लेकिन बोर्ड में ये नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखना अच्छे से, और प्लेलिस्ट में जो वीडियोस है मैंने क्या किया, वहाँ पे टॉपिक को पहले समझाया, फिर उस टॉपिक के ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है, बोर्ड लेवल की न्यूमेरिकल्स, और जो PYQ है उसको भी सॉल्व किया, ठीक है। JEE की PYQ भी वहाँ पे सॉल्व किया। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, प्लेलिस्ट को देखना, ठीक है। थैंक यू।